अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स 101 के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कुछ जो है पास्ट पेपर्स में आए हैं, कुछ क्विज़ेस में हैं और कुछ हमने जो है वो अपने जो है वो बुक से जो है प्रिपेयर किए हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो अगर आपको वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड हो सो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो आप कर दीजिएगा। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन जो वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमें देखना है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। सो वेलोसिटी हमें पता है, राइट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। सो जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टाइम तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे, उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड होगा। और वेलोसिटी हमारे पास जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे 5 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में, और ये भी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिंपल ये देख लें जो मेजर डिफरेंस है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो हम उसको वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन जब बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एक आर्क बनाती है, तो हम उसको जो है वो एंगुलर वेलोसिटी फिर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं व्हेन जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। सो dv/dt एक्सेलरेशन, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन को हम जो है वो अल्फा से शो करते हैं, और द रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो जिस तरह हमारे पास इसका वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। सो ये हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं, क्योंकि बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो हम उससे कहते हैं बॉडी हैज मोमेंटम। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट kg और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा L = I क्रॉस ओमेगा। इसमें हमारे पास I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका यूनिट जो है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने डिफरेंस करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। सो इस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव डिफरेंस में ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है विच फॉर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब बॉडी पे जो भी वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कहते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी, हम कहते हैं अगर फोर्स लगाने से बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने से बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं बॉडी है 1 जॉल, और उस केस में बॉडी 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर गई जितनी, जब हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब पाथ पे डिपेंड ना करने का मतलब ये कि पाथ हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, एक कर्व हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो नेक्स्ट हम कहते हैं अगर पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है। सो अगर नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा? ये जो फोर्स क्या करेगी वो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगी और एज ए पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर इसके लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास W = डेल काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारे पास जब वर्क डन नेगेटिव था तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हुई। सो ये मैंने इसलिए इस तरह बनाया है ताकि ये आपके लिए जो MCQs के लिए भी हेल्पफुल होंगे। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा हम कहेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नेक्स्ट इसकी भी अगेन जो हमारे पास जो है इसमें ये होता है कि जब काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होती है किसी भी बॉडी की, वो किस फॉर्म में होती है? डेसिपेट होती है हीट और साउंड की फॉर्म में। और वर्क एनर्जी इसका थ्योरम जो है वो हमारे पास जो है वो वर्क डन डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम करना डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर इन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल हमारे पास जैसे कि स्प्रिंग होता है, इलास्टिक होता है, तो आप उसको फोर्स लगाते हैं वो स्ट्रेच हो जाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रेचिंग। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे कि मैंने कहा स्प्रिंग की बात की, स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच कर जाता है। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है? 1/2 K डेल एक्स स्क्वायर। सो ये K हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट और डेल एक्स स्क्वायर जो स्ट्रेच में। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज़ होता है? हमें जैसे हमें पता है इनर्शिया, हम सिंपल जैसे इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं जो इनर्शिया होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो जो है वो किसी फोर्स को जो अप्लाई होती है उस पर उसको रेजिस्ट करता है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
हमारे पास इनर्शिया हम लीनियर करते हैं, ये डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ एंगुलर एक्सेलरेशन which is sum of the product of mass of each particle in body with square of its distance from its axis of rotation। so moment of inertia हम दरअसल एंगुलर एक्सेलरेशन को जो है वो रेजिस्ट करती है, और लीनियर जो हमारे पास सिंपल इनर्शिया वो एक लीनियर एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास ये IMR के मतलब सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये यहाँ पे हमने जब सिग्मा यूज़ किया मतलब फर्स्ट सम एडिशन के लिए। अब हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि वाई वर्क एंड एनर्जी हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट फ्रेम्स। जो एनर्जी और वर्क की वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट फ्रेम में। उसकी रीज़न ये होती है कि वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जिसको आप चूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो बाइक पे बैठे हैं और बाइक मूव कर रही है, तो इसका मतलब इस केस में जो है वो जो काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो बाइक लेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली मूव नहीं कर रहे लेकिन जो है वो बाइक मूव कर रही है। सो चलो मैं डिटेल में नहीं जाता, जस्ट सिंपल ये कि डिफरेंट वैल्यू इसलिए लेता है क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व क्यों रहता है। फॉर एग्जांपल अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट जैसे ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो इनका मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मूव करें, इनका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कॉन्स्टेंट when they are constant with speed। so इनका हमारे पास लॉ ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास अब जो है वो है डिफाइन द टर्म इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है। सो इम्पल्स हमारे पास होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब जब द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम ड्यूरेशन विच द फोर्स एक्ट ऑन विच। मतलब सिंपल हम इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। सो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आप बॉडी को फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो यूनिट इसका न्यूटन सेकंड, फोर्स की जगह से न्यूटन और टाइम का सेकंड आ गया। अब कहते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी हमें पता है जो होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम किसी भी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डू यू मीन बाय F इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है जो हमारे पास होता है F इक्वल टू एम ए। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन शो करती है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उतना वो एक्सीलरेट करेगी। इस तरह कहते हैं एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, मतलब ज़्यादा मैस जो बड़ी चीज़ है वो कम एक्सीलरेट करेगी, लेकिन छोटी चीज़ है वो ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, मतलब ज़्यादा मूव करेगी। So it's equation of motion according to which acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। So next हमारे पास है how can we calculate power, या पावर क्या होती है। तो पावर हमें पता है किसी भी पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई भी एक आदमी जो है ना एक टाइम में कितना वर्क करता है वो उसकी जो है वो पावर होगी। सो पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो इसका यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट जॉल, टी का सेकंड, इसको ना वॉट भी कहते हैं। सो इफ फोर्स नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, अगर हम कहते हैं कि अगर ये जो इस केस में अगर जो एक आदमी जो है वो ही इज कंटिन्यू डूइंग वर्क बट नॉट, उस केस में टाइम नहीं होता तो हम क्या करेंगे। तो इसका मतलब वो बॉडी मूव भी तो कर रही है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल उस केस में क्या होगा, P इक्वल टू एफ वी। सो P इक्वल टू एफ वी इस केस में इसका मतलब यह है कि हमारे पास हमने कहा कि वर्क का फॉर्मूला लिखा एफ डेल एक्स, और हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेल एक्स और डेल टी। देखिए यहाँ पे वैल्यू मैंने जस्ट प्लेस कर दिया, डब्ल्यू की जगह इसका फॉर्मूला टी एज इट इज, और डेल एक्स और डेल टी वेलोसिटी के इक्वल होता है वो यहाँ पुट कर लिया। तो ये वो केस है जिस केस में जो पावर होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड सम टाइम नहीं करती। जब वो डिपेंड नहीं करती पावर टाइम पे तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई बॉल इन बॉलर हैंड हैज काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक का एक बॉलर है और वो अपनी बॉल अपने हैंड में रख के बॉल कराने के लिए भाग रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है। तो हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। इस केस में जो बॉलर है वो तो मूव कर रहा है लेकिन बॉल तो उसके हाथ में स्टिल है, मूव नहीं कर रही। तो इस वजह से जो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि बॉल ने तो मूव नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, बॉल मूव नहीं करेगी, तो उस केस में बॉल की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन बॉलर की काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो मूव कर रहा है। दैट्स द रीजन आई एक्सप्लेन हियर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि
वाई एनर्जी स्टोर इन एप्पल है, मतलब एक कोई भी एक एप्पल में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, और हमारे पास जो मूविंग ट्रेन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है। सो हमें पता है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी ड्यू टू उसकी पोजीशन हो या उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल कहते हैं। अगर ट्रेन मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन हियर। सो नेक्स्ट है प्रूव दैट एस इज टू पाई आर, मतलब जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर कैसे होता है। सो ये हमारे पास जैसे हमें पता है कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब पूरा सर्कल का क्या होगा 2 पाई, उसको यहाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा तो एस इक्वल टू 2 पाई आर। सो ये सम टाइम जो है ना वो एमसीक्यू वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछ लेते, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। सो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो होती है जिसमें डिफॉर्मेशन अकर नहीं होती, मतलब बॉडी की जो शेप है वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि इस केस में हमारे पास द कोलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। जब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। सो जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जो अकर होती है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल होती है, मतलब एटॉमिक लेवल पे उस पर होती है। और इन इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें डिफॉर्मेशन अकर होती है। सो क्यों होती है, क्योंकि इस केस में जो कोलिजन होती है इन इलास्टिक कोलिजन द कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। देखो हमारे पास जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में इलास्टिक और इन इलास्टिक में यह है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं। यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं रहती क्योंकि वो एनर्जी बॉडी की शेप को डिफॉर्म करने के लिए जब यूज हो जाती है, दैट्स द रीजन। और इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में स्टिक टुगेदर हो जाते हैं ड्यूरिंग कोलिजन तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक की एग्जाम्पल हो जाती है। सो आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि हम वाई कैन नॉट ऐड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी विद ईच अदर। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर क्वांटिटीज हम एक दूसरे को ऐड क्यों नहीं कर सकते। उसकी रीज़न यह है कि जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो हमेशा स्केलर में ही ऐड हो और जो वेक्टर है वो हमेशा वेक्टर में ही ऐड होता है। सो इसी वजह से जो है ना ये नहीं ऐड होती आपस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वह डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जो हमें फ्रिक्शन के बारे में तो हमें बताइए है, तो फ्रिक्शन की 2 कंडीशन है, 2 काइंड समझ लें, टाइप समझ लें, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है इट एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में हो और उस केस में बॉडी की फ्रिक्शन है तो वो हम कहते हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इसकी जो वैल्यूज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो वेरिएबल होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो जरूरी नहीं कि जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूनिवर्स में सबकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेम होनी, इट कैन डिपेंड अपॉन द मटेरियल, डिफरेंट हो सकती है। सो व्हेन टू फैब्रिक स्लाइड ओवर ईच अदर दिस फ्रिक्शन अकर। सो इट स्टैटिक का। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है काइनेटिक मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। सो हम कहते हैं इट एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जब 2 बॉडी मूव कर रही हैं तो उनमें जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी और इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। मूविंग ऑब्जेक्ट की जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है उनकी वैल्यूज। जैसे कि मैं 2 हाथ को रब कर रहा हूँ तो इनको रब करने की मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहेंगे काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि वाई वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। सो वर्क जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें पता है कि जो वर्क का फार्मूला होता है वो F.D। तो वर्क डिपेंड करेगा कितनी बॉडी पे फोर्स लगाई और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की है। सो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और वर्क हमारे पास पता है स्केलर क्वांटिटी और जो इसका यूनिट क्या होता है जॉल होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है वाई न्यूटन लॉ इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम जो न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ यूज़ करते हैं जीरो लॉ, ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है डेली लाइफ में, क्योंकि इसको हम अपनी जो लाइफ है इसमें सराउंडिंग में हर टाइम जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव क्यों करता है, अगर मूव करेगा तो वो किस तरह मूव करता है, और अगर स्टिल है तो वो स्टिल क्यों है। मतलब रेस्ट और मोशन के ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई यू फेल्ट बिकॉज मतलब आप क्यों गिरते हैं, हम जैसे गिर जाते हैं फर्स्ट टाइम तो क्यों, बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट स्टॉप एंड फेल इन द डायरेक्शन ऑफ यू वर मूविंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हो और आप एकदम से ब्रेक लगा रहे हैं, हम तो नहीं मूव कर रहे, मूव तो कार कर रही है, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है वो इनर्शिया की वजह से जो है वो इनर्शिया में बॉडी क्या होता है अपनी मोशन को जो तो कंटिन्यू हो रही होती है, इसीलिए जो है ना वो
मूव करता है ऑब्जेक्ट, हमें झटका लगता है गाड़ी में। सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमेना इन आवर बॉडी। दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे पे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और दोनों ग्रेविटेशनल लॉ। सो उनमें एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज होती है जिसे म्यूचुअल फोर्सेज कहते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये इंपॉर्टेंस है इसकी न्यूटन लॉ की इन आवर लाइफ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वाई वर्क हैज़ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, जो हमारे पास वर्क होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्यों, उसकी मतलब डायरेक्शन क्यों नहीं होती? उसकी रीज़न, एक सॉलिड रीज़न तो ये है कि वो डॉट प्रोडक्ट होती है, और डॉट प्रोडक्ट को हम सिर्फ जो है उसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, ना कि उसकी जो है उसकी जो डायरेक्शन से। और सो जैसे हमारे पास W=F.D जो डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए जो है इसके हमारे पास जो जस्ट मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और बॉडी जो होगी वो वर्क डन तभी होता है जब F.D=0। चलिए क्वेश्चन एक और चीज़ मैं बता दूं, तो वर्क कब मैक्सिमम होगा, वर्क कब जो का मिनिमम होगा? जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पैरेलल होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होगा तो इसमें हमारे पास जो होगा वो वर्क जो होगा मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो cos थीटा, अगर इस केस में जो है वो रेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास cos थीटा, फॉर्मूला तो ये होता है ना, अगर यहाँ पे थीटा मेरे पास 0 है मतलब वर्क इज मैक्सिमम। अगर थीटा जो है वो 90 है सो नो वर्क, ठीक है। cos 0 तो F.D आ जाएगा, लेकिन cos 90 पुट करूँगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सो वर्क नहीं होगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम मूव देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वाई देर इज नो वर्क व्हेन स्टूडेंट इज डूइंग होम वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ और बैठ के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं देखो मेरी एनर्जी भी यूज़ हो रही है, फोर्स भी लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो डिस्टेंस नहीं कवर कर रही। सो डिस्टेंस ना कवर करने की वजह से यहाँ पे डी तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जब F.D 0 मल्टीप्लाई नंबर 0, तो वर्क डन इज 0 हेयर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम जो है जस्ट मैग्नीट्यूड से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम जो कहते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होती हैं। और इसकी मैथमेटिकल फार्मूला देखा जाए तो यह है A.B=AB cos थीटा, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर है, A और B दो वेक्टर है, और ये और AB इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। और ये cos थीटा क्या शो कर रहा है, A और B के दरमियान जो एंगल है। और हम देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। अगेन यहाँ पे A क्रॉस B मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। हमने A मल्टीप्लाई B और A मल्टीप्लाई B इन दोनों को इस तरह नहीं पढ़ना, हम जब भी इसको डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं वो A.B पढ़ेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B AB साइन थीटा, ठीक है। सो AB अगेन है यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B वेक्टर्स। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट की हमें पता है, जो डॉट प्रोडक्ट होती है, अगर कोई भी दो हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटीज है, मतलब जब भी दो स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं उनका रिजल्ट भी स्केलर ही आएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी बता दी कि जिसको आप जस्ट मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैस हो गया हमारे पास, टाइम हो गया, स्केलर है। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, जैसे हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब A.B=B.A, हमेशा A.B=B.A इक्वल होगा स्केलर में, डॉट प्रोडक्ट में। इफ टू वेक्टर आर नॉट पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल है ना, तो उस केस में तो हमारे पास वर्क डन तो मतलब कि डॉट प्रोडक्ट को रिलीज करेगी। अगर पैरेलल ना हो मतलब कि 90 के एंगल हो, परपेंडिकुलर हो, जैसे A.B cos 90 तो 0 होगा, सो डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ये A.B cos थीटा की जगह पे 0 होता, मतलब वेक्टर जो पैरेलल होते, तो A.B, ठीक है। अब इसकी जो प्रोडक्ट है वही I.I का मतलब दो वेक्टर जो है वो पैरेलल है। जब भी I.I होगा तो 1 के इक्वल होगा, J.J भी 1 के इक्वल है, तो K.K भी 1 के इक्वल है। लेकिन जब इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब I.J का मतलब है कि दो वेक्टर इस तरह परपेंडिकुलर है, ये समझ ले ये J है और ये I है, सो ये दोनों उस पर परपेंडिकुलर हैं, तो उसमें एंगल क्या होता है, cos 90 अभी ऊपर देखा वो 0 होगा। इस तरह J.K भी 90 0, K.I वो भी 0 हो जाएगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमने कहा कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा कभी भी। जब भी आप देखें A क्रॉस B लेंगे तो B क्रॉस तो आएगा, लेकिन साइन का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब सेम नहीं है। इफ टू वेक्टर आर पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, जैसे कि AB साइन 90 मतलब साइन 0 जो होगा वो 0 और साइन 90 को होगा 1 होगा, तो उस केस में वो एग्जिस्ट करेगा।
अगर दो पर वेक्टर परपेंडिकुलर तो हम कहते हैं उनकी जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इनकी आगे जो प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है कि जे आई क्रॉस आई, मतलब कॉज जीरो हो जाएगा, सॉरी साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो क्या हुआ जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, आई क्रॉस जे के इक्वल और जे क्रॉस के वो भी आई के इक्वल है, और के क्रॉस आई ये जे के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि कंपेयर करने हमने जो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, हम क्यों इनको यूज़ करते हैं। सो इनकी वैल्यू फर्स्ट की काइनेमेटिक, सेकंड एंड थर्ड, एंड सिमिलरली फॉर जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए जो इनमें बहुत जो मैथमेटिकली तो हमें जो सेम नज़र आती हैं, यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि यहाँ पे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो लगती तो सेम है, लेकिन मेजर मैथमेटिकली सेम है। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये टू डिफरेंट फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही है। और लीनियर ये हम तब यूज करें बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन में या डिस्प्लेसमेंट में या टाइम में कोई चीज़ चेंज आती है तब हम ये मेजर करते हैं। लेकिन आप अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उस केस में उसके जो है वो एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम में जो चीज़ चेंज आएगी हम उसको जो है एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन बट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन नॉट स्ट्रेट लाइन बट रोटेटिंग। और एक और क्वेश्चन जो है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ए फोर्स लगाई है और ये बी फोर्स लगाई है, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जब सीक्वल होती हैं तो वो बॉडी मूव नहीं करती, ठीक है। तो हमें कहते हैं कि जब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होती है तो बॉडी मूव क्यों करती है, तब एक केस है, ठीक है। तो हम कहते हैं जब एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो रहते हैं जब इक्वल और जो बॉडी मूव करती है उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो दो फोर्स जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होती हैं वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं अप्लाई होती, इसी वजह से वो जो है वो बॉडी में जो है वो डिस्प्लेसमेंट या बॉडी जो है मूव करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए थे ये 1 to 11 लेक्चर के बनाए थे, ये पार्ट ए था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट भी जो वो अपलोड जो है वो कर दूंगा और होपफुली आपके लिए जो होगा हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।